बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल अनमोल मोती को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आप आगाह रहें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अम्मी अब्बू ने जब से मेहरू को बहू बनाने का फ़ैसला किया, घर में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। अगरचे उन्होंने ये फ़ैसला अपनी और फरहान भाई की मर्ज़ी से किया था, लेकिन ताई जान से ये कड़वी गोली हज़म नहीं हो रही थी। वो आए रोज़ मेहरू के लिए अजीबोगरीब रिश्ते ढूंढ लाती थी, कभी किसी रंडवे का तो कभी बदमिजाज और डेढ़ उम्र कवारे का, कभी औलाद के लिए दूसरी शादी करने वाले का, तो कभी हर साल नई शादी रचाने वाले किसी रंगीन मिजाज ज़मींदार का। अम्मी अब्बू को जल्द इस फैसले तक पहुंचाने में भी ताई जान का किरदार बहुत अहम रहा था। वो और उनकी बेटी अरीबा ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, लेकिन इनका ज़्यादा वक्त नीचे अम्मी जान के पास मेहरू के खिलाफ कान भरने और चलते फिरते मेहरू पर तंज के तीर चलाने में गुजरता था। अब भी वो अम्मी को कई बार खतरे का इशारा दे चुकी थी कि फरहान और मेहरू दोनों जवान हो चुके हैं और जवानी मुँह जोर घोड़े की तरह होती है, लिहाजा बेहतर है कि मेरे बताए हुए रिश्तों में से एक पसंद कर लो और मेहरू को रुखसत करके उससे जान छड़ा लो। अम्मी ताई जान जैसी शातिर ज़हनियत की हामिल ना थी, वरना वो भी कह सकती थी कि तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ते क्यों नहीं देखती, वो भी तो जवान हो चुकी है। लेकिन अम्मी इनके दिल का मर्ज जानती थी कि उनकी नज़र फरहान भाई पर है। ताया जाए की वफ़ात के बाद अब्बू ने ताई जान और अरीबा की तमाम तर जिम्मेदारी उठाई थी। वो हर माह इन्हें बाकायदगी से खर्च के लिए रकम देते थे। फिर ताया जी की 2 दुकानें भी किराए पर थी, इनसे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती। अब ताई जान समझती थी कि फरहान भाई पर भी इन्हीं का हक है, लेकिन अम्मी अब्बू के भाई की रजामंदी और सलाह मशवरे के बाद इस फैसले पर पहुंचना कोई हैरान कुन बात न थी, क्योंकि इसके पस पर्दा मेहरू की कमगोश शख्सियत, उसकी खिदमतगुजारी और सब्र इस्तकामत जैसे पहलू थे। मेहरू हमारी ज़िंदगी में अचानक आई, वरना दर हकीकत उसकी ना हमारी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश थी, ना उसकी आमद के पस पर्दा हमारी ख्वाहिश शामिल थी। बस कुदरत ने उसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया था। मेहरू के वालिद मेरे अब्बू के साथ कारोबार करते थे, जबकि अम्मी उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद वफ़ात पा गई थी। मेहरू के अब्बू ने उसकी परवरिश दिल जान से की, लेकिन एक रोज़ इन पर इंकशाफ हुआ कि वो ब्लड कैंसर का शिकार हो चुके हैं। सारी जमा पूंजी इलाज पर लगा दी, लेकिन अफाका ना हुआ। और एक रोज़ मेरे अब्बू को बुलवाया और उन्हें कहा, मेरा इस दुनिया में मेहरू के अलावा कोई नहीं, और मैं सुकून से जब मरूंगा अगर तुम मेरी बेटी की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी लेते हो, क्योंकि मुझे ये अमानत सौंपने के लिए दुनिया में तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नज़र नहीं आता। उन्होंने मेरे वालिद का हाथ पकड़कर मेहरू के सर पर रख दिया। उनकी वफ़ात के बाद अब्बू मेहरू को घर ले आए तो अम्मी ने नापसंदीदगी का इजहार किया। उनका एतराज़ भी बचा था, क्योंकि अभी वो सिर्फ 10 साल की थी, यानी मेरी हम उम्र, और फरहान भाई 13 साल के थे। कल उन्हें जवान भी होना था। वो अपने बेटे के हमरा एक घर में एक गैर लड़की को कैसे रख सकती थी, लेकिन अब्बू ने इन्हें समझाया कि ये बच्ची बहुत समझदार और मासूम है, तुम इसकी जो हदूद मुकर्रर करोगी ये इसमें रहेगी। और फिर ऐसे ही हुआ। वो मेरे साथ स्कूल जाती और वापसी पर मेरे और अपने मुश्तरका कमरे तक महदूद रहती, लेकिन इसके और मेरे मिजाज में बहुत फ़र्क था। मैं पढ़ाई से कदरे बेपरवाह और बातूनी थी, मेरी तबीयत में शौक़ी थी, लेकिन वो बहुत कम गो बल्कि ज़रूरतन बोलती थी। उसकी दोस्ती भी सिर्फ किताबों से थी या फिर किसी हद तक मुझसे। इसमें कसूर उसका न था, हालात ने ही उससे इस उम्र में ऐसे खेल खेले कि संजीदगी उसकी फितरत बन गई थी। छुट्टी के दिन में दोपहर तक सोती रहती, लेकिन वो जल्दी उठ जाती और किचन में अम्मी की मदद करवाना शुरू कर देती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी का दिल उसकी तरफ से नरम पड़ता गया। वो अक्सर मुझे डांटती तो उसकी मिसाल देती थी कि वो भी तो तुम्हारी हम उम्र है और कितनी सलीकामंद और ताबेदार है। मेहरू का फरहान से सामना कम ही होता था। फरहान सुबह स्कूल छुट्टी के बाद ट्यूशन और फिर मगरिब तक बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो और मैं रात का खाना इकट्ठे खाती थी। जब फरहान घर में होता तो वो कमरे से कम ही निकलती थी।
اب اس نے ایک اور نئی عادت اپنا لی تھی، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے امی کی ٹانگیں دبانا۔ جب میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی تھی تو وہ امی کی دن بھر کی رودات سننے کے ساتھ ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھی۔ اسی دوران تایا جی کی وفات کے بعد ابو تائی جان اور اریبہ کو گھر لے آئے اور اوپر والا پورشن رہنے کے لیے انہیں دے دیا۔ کچھ ہی دن بعد تائی جان نے پر پھیلانے شروع کر دیے اور بہانے بہانے سے امی کو ستانے لگی کہ آنے والے دنوں کے لیے میرو خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن امی کو بظاہر ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی۔ اریبہ حد سے زیادہ مغرور تھی، وہ مہرو تو درکنار ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، حد سے زیادہ فیشنیبل اور بے ڈھنگے کپڑے پہننا اس کا معمول تھا، بس فرحان بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ امی کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہ تھی۔ جب مہرو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ بے انتہا خوبصورت ہو گئی اور حد سے زیادہ سگڑ۔ اس نے BA تک پہنچتے پہنچتے کڑھائی سلائی اور بہترین کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ BA کے امتحانات کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ ابو نے مہرو کو بھی مزید پڑھانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری سے بھی جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ تائی جان بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے سے باز نہ آتی۔ دیکھو شگفتہ، جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے بوجھ کو اتار پھینکو۔ دیکھ تو بچا کھچا کھا کر کیسے بھرپور جوانی اس پر آئی ہے، رنگ دیکھو جیسے انار کے پانی سے منہ دھوتی ہو۔ اس نے کل کو اگر فرحان کو اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا اور خدا نخواستہ کچھ غلط کر بیٹھے تو انعام اللہ بھائی کی عزت اور مان تو جاتا رہے گا۔ تائی جان کے گلے میں وہ کباب میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپا، مگر کچھ وقت تو لگے گا نا، امی الجھ کر کہتی تو وہ اچھل پڑتی۔ ارے وقت لگنے والی کون سی بات ہے، کل میں نے جو رشتہ بتایا تھا اس پر راضی ہو جاؤ۔ 3 بچوں کا باپ اور رنڈوا ہے تو کیا ہوا، تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا نا۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپا، میں نے مہرو کا ہمیشہ فرحانہ کی طرح سمجھا ہے، آنکھوں دیکھے اسے کنویں میں کیسے دھکیل سکتی ہوں۔ یہ سن کر تائی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کمال ہے، آج کے دور میں بھلے کی بات کرنا ہی جرم ہے، انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور زور زور سے پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ امی کو اگرچہ مہرو اور فرحان بھائی پر پورا بھروسہ تھا، مہرو نے تو کبھی فرحان بھائی سے کھل کر بات بھی نہ کی تھی، اس نے پورے کچن کا نظام سنبھال رکھا تھا، مگر فرحان بھائی کی کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ امی کے ذریعے بھجواتی، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتی، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری کو تو ادا کرنا تھا نا۔ ایک روز امی نے ابو اور فرحان کے آگے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا ذکر کیا تو ابو ایک لمحے کو سوچے بنا بولے، بھئی رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر کی بچی ہے، دیکھی والی ہے، نیک و شریف خدمت گزار بھی ہے، فرحان اگر راضی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ فرحان بھائی سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ امی ان کی بات کافی حد تک سمجھ چکی تھی، لیکن آج وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھیں۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، فرحان راضی ہے تو کیا مطلب، بھئی اتنی ناسمجھ تو تم نہیں ہو۔ ابو مسکرائے، میرا مطلب ہے فرحان نے مہرو کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے مجھ سے، اور میں بھی اس خواہش پر خوش ہوں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت اور خوشی سے ملا جلا قہقہہ لگایا، جب آپ دونوں راضی ہیں تو بھلا مجھے اور فرحانہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اچھا ہے، میں رشتہ دیکھنے کے جھنجھٹ سے بچ جاؤں گی، مگر شگفتہ مہرو سے بھی پوچھ لینا، اس نے تو پہلے بھی کبھی ہمارے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، مگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اس سے پوچھنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ جی جی کیوں نہیں۔ جب امی نے مہرو سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امی گھبرا گئیں، بیٹا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ہمیں صاف بتا دو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نہیں امی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی محبت تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی بیڑی نعمت سے کم نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں تو امی نے پیار سے گلے لگایا۔ جب یہ خبر تائی جان کے کانوں میں گئی تو وہ اریبہ پر برس پڑی۔ دیکھ لو، خون سفید ہو گیا، ان کا ایک غیر لڑکی کو تم پر ترجیح دی،
वो फरहान को तुम से छीन कर ले गई और तुम इंडियन ड्रामे देखती रह गईं। ताई जान ने टीवी स्क्रीन पर निगाहें गाड़े अरीबा के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। तो अम्मी अब मैं क्या करूं? चीखो पुकार करूं? उनके कदमों में गिर जाऊं? क्या करूं? अब मैं वो सर पकड़कर बैठ गई। ताई जान उसके पास बैठ गई। अरीबा मैं तुम्हें क्या कहा करती थी कि इनको मुट्ठी में कर रखो, उनके आगे पीछे फिरा करो ताकि तुम उनकी नज़रों में रहो, मगर तुम्हारी तो अपनी ही दुनिया थी। सारा दिन सोना, टीवी देखना या फिर मॉडल गर्ल्स की तरह बंद संवर कर हर वक्त नखरा नाक पर बैठाए रखना। ताईजान अब बुरी तरह से पछता रही थी। अम्मी आपके कहने पर ही मैंने फरहान की 100 तरह से खुशामद करती थी, उसके मनपसंद अमूर पर बातें करती थी। जब वही मेहरू को अपनाने पर राज़ी हो गया तो मैं क्या करूं? और बाकी घर वाले से तो मुझे हमेशा से चिढ़ रही है, उनके हमरा तो कभी मेरा मिजाज मिला ही नहीं। उसने मुंह बनाकर कहा और उंगलियां बालों में फेरने लगी। खैर मेरा नाम भी नफीसा बेगम है। फरहान इस लड़की से शादी भी कर भी ले, मगर मैं भी जिद की पक्की हूँ। सुकून से नहीं बसने दूंगी इस मेहरू नाम की चड़ेल को। इसे हर लम्हा उसकी औकात याद दिलाती रहूंगी। ताईजान मुसलसल दांत पीस रही थी। फरहान भाई और मेहरू की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद मेहरू ने हल्का सा मेकअप करना शुरू कर दिया। वो अम्मी और अब्बू के तमाम काम भाग भाग के करती थी। इनके मनपसंद खाने पकाना, मुलाजमा होने के बावजूद उनके कपड़े अपने हाथ से धोना, इस्त्री करने। मैं जब भी मेके आती तो वो मुझे कहती, फरहाना मुझे दिली खुशी होती है जब मैं अम्मी अब्बू के काम अपने हाथ से करती हूँ, मगर मेहरू कुछ वक्त खुद को भी दिया करो ना। क्या मतलब फरी? वो सब्ज़ी काटते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बास्केट से एक गाजर उठाकर खानी शुरू कर दी। मतलब बिना संवार कर टीवी देखा करो वगैरह वगैरह। जिस दिन फरहान की छुट्टी होती है तो मैं उनकी पसंद का लिबास पहनती हूँ और मेहंदी और चूड़ियाँ भी, ये सब उन्हें पसंद है। ये कहते हुए मेहरू के चेहरे पर खुशी और मसरत का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। मेहरू बहुत बड़े दिल की मालिक थी। ये उसकी फितरत, मासूमियत और हर एक का ख्याल रखने की आदत थी कि अम्मी फ़ौरन ऐसे इकलौते और लाडले बेटे की दुल्हन बनाने पर राज़ी हो गई थी। उसे ताईजान की तलख और तंजिया बातें कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरती, उसने कभी चेहरे से नापसंदीदगी का कोई तासर देने की कोशिश न की थी। ताईजान एक रोज़ नीचे आई तो उन्हें मेहरू पर भरपूर तरीके से तंज करने का मौका मिल गया, क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। मैं अपने घर जाने की तैयारी में लगी हुई थी और वो लाउंज में आकर मेरे पास बैठ गईं, जहाँ किचन से काम करती मेहरू साफ नज़र आ रही थी। किस वक्त सरगोदा वापसी है बेटा? जी कल सुबह जाना है। मैंने कपड़ों को तय लगाते जवाब दिया। चलो फिर अल्लाह खैर करे। अरीबा की किसी अच्छे घर में बात पक्की हो जाए तो फिर तुम्हें बुलवाऊंगी। शादी की खरीदारी उसके लिए साथ तुमने मुकम्मल करवानी है। ताईजान की आंखों में चमक थी, जो मनपसंद बातें करते उनकी आंखों में आ जाती थी। जी ज़रूर, क्यों नहीं। अल्लाह करे मेरी बेटी को कोई अच्छा ख़ानदान मिले, बेनस्ले लोग ना हों कि जिनका आगे पीछे भी कोई ना हो। ताईजान का वाज़ेह इशारा मेहरू की तरफ था, जो किचन में ये सब सुन रही थी। ताईजान, आज के दौर में ख़ानदान नस्ल ज़ात को कौन देखता है? शरीफ और पढ़े लिखे लोग होना ही काफ़ी है। नहीं 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 बेटा, ये सब क्यों नहीं देखा जाता? भाई मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देती हूँ। देखो, अल्लाह सलामत रखे फरहान को। कल को उसकी औलाद होगी तो लोग उनके ननियाल का तो पूछेंगे ना कि कैसे लोग थे, किरदार कैसा था। अब ये तो हम कहने से रहे कि फरहान के बच्चों का ननियाल उनकी माँ से शुरू होता है। भाई मेहरू बेचारी का आगे पीछे तो कोई है नहीं। ये कहते हुए ताईजान ने आंखें मटकाकर मेहरू की तरफ देखा। ताईजान, मेहरू के पीछे कोई है या नहीं इससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन हम सब भी तो उसके अपने ही हैं ना। मैंने ये सब नरमी से कहा, लेकिन ताईजान को अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि महरू के हक में कोई बात करना उन्हें अंगारों पर बिठाने के बराबर था। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम सब जिसके अपने बन रहे हो, देखती हैं वो कहाँ तक तुम लोगों के साथ चलती है। देख लेना, एक दिन ये अपना असल रंग दिखाएगी। अरे जो खामोश तबा और मासूम बनी फिरती है, ये सिर्फ अच्छे वक्तों की साथी है। आजमाइश में ये जा और वो जा वाली बात होती है इनकी। मेरा तजर्बा है, दुनिया देखी है मैंने। ताई जान की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जब्त कर लिया, क्योंकि अब्बू ने वाज़े कहा था कि जो कहें सब्र से सुन लेना, क्योंकि अव्वल तो घर में बेसुकूनी का माहौल उन्हें सख्त नापसंद था। दूसरा, लोग ये ना कहें कि बेवा भाभी और भतीजी से शायद हम लोग तंग आ गए हैं, तभी घर में लड़ाई झगड़े वाले हालात पैदा कर रहे हैं। सो मैं बराबरी की बुनियाद पर उनका मुकाबला करने से कासिर थी। मैंने उन्हें मुंह बनाकर जाते देखकर सिर्फ इतना कहा, ताईजान ये तो वक्त बताएगा। अगले रोज़ मैं सरगोदा अपने घर चली गई, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे अब्दुल्ला के दादा दादी बार बार कॉल कर रहे थे कि अब्दुल्ला के बगैर उनका दिल बहुत उदास है। महरी की शादी को 3 माह गुजर चुके थे कि अब्बू को एक रोज़ अचानक फालिज का अटैक हुआ। उन्हें फ़ौरन हस्पताल लेके जाना पड़ा। अम्मी और भाई अब्बू के हमरा थे। पीछे महरू अकेली थी। ताईजान और अरीबा फर्जी आंसू बहाते ऊपर नीचे के चक्कर काटने लगीं। पड़ोस से कोई खैरियत पूछने आता तो उसके सामने रोना शुरू कर देती। हाय मेरे अल्लाह, ये हमारे घर में कैसी नहुसत फैली हुई है। कभी शगुफ्ता बहन की तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी मुझे जोड़ों का दर्द सर नहीं उठाने देता, और अब भाई साहब को फालिज जैसे मर्ज ने आ लिया। इस घर में कोई सेहतमंद है तो बस सिर्फ महरू। मुझे तो लगता है उसने सब पर जादू मंतर करवा दिए हैं। हमने क्या बुरा किया इसके साथ। वो दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर महरू पर चोट कर रही थीं, जो खामोश बगैर कोई तासर जाहिर किए सुन रही थी। जब अब्बू की हालत कुछ बेहतर हुई तो उन्हें घर लाया गया। इतने दिन महरू ने ताईजान के जो ताने और तंजिया तीर अपने जिस्म और रूह में पेवस्त किए थे, आज अब्बू के गले लगकर आंसुओं की सूरत में उन्हें बहा दिया। उसने अब्बू के हाथों का बोसा लिया। अब्बू, आप मेरी ज़िंदगी का वो अनमोल असासा हैं कि अगर आपके किरदार को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो मेरे पास ताउम्र की सियारात के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। आप ऐसे वक्त में मेरा सहारा बने जब मेरे लिए अल्लाह के सिवा कोई न था। अब्बू, मेरी हर सांस आपकी एहसानमंद है। ये कहकर वो सिसकने लगी तो अब्बू ने लरसते हुए हाथ को शफकत से उसके सर पर रखा। बेटा, वालदैन का बेटियों पर कोई एहसान नहीं होता। अगरचे अब्बू की हालत पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह थी कि डॉक्टर ने कहा था वो फिजियोथेरेपी से तेज़ी से बेहतर हो जाएंगे। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी, क्योंकि मेरे ससुर भी बीमार थे। मेरा मज़ीद 1 दिन रहने का इरादा भी था, लेकिन अम्मी ने कहा कि हम तुम्हें फ़ोन पर खैरियत देते रहेंगे। मुनासिब है कि अब तुम वापस चली जाओ। जब तुम्हारे ससुर सेहतयाब हो जाएं तो आ जाना। सो मजबूरन मुझे वापस जाना पड़ा। अब्बू की इयादत के लिए आने वालों की वजह से महरू पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था, जबकि मुलाजमा की बेटी की बीमारी का बहाना करके ताईजान से छुट्टी लेकर चली गई थी। पिंडी से बड़ी फुफ्फो अपने 2 बच्चों के हमरा कोई महीना भर रहीं। छोटी फुफ्फो बच्चों के इम्तहानात की वजह से अब्बा की खैरियत पूछने ना आ सकी थी। वो जब आईं तो बच्चों के हमरा यहाँ 8-10 दिन गुजार गई। बाकी दूर के तमाम रिश्तेदार भी 3-3, 4-4 दिन गुजारते रहे। महरू, ये क्या तुम काम में लगी हो? महरू की बचपन की दोस्त रिमशा की आवाज़ पर साथ वाले कमरे में मौजूद अम्मी के कान में खड़े हो गए। हाँ तो महरू ने मुख्तसर कहा, मगर महरू, अब मुझे शायद बात दोहराने की ज़रूरत तो नहीं। यार, मैं आंटी से बात करती हूँ। नहीं, महरू की आवाज़ आहिस्ता थी। नहीं, तुम हरगिज़ कुछ नहीं कहोगी। मैं आज इस मुश्किल और ज़रूरत के वक्त आराम करने बैठ जाऊँ तो मेरा इस घर में होने का क्या फ़ायदा? मुझे काम ही में सुकून मिल रहा है। आओ किचन में चाय बनाती हूँ। वो दोनों किचन में चले गई। महरू पर काम का बोझ वाकई बहुत बढ़ गया था। अम्मी उसकी हिम्मत पर ठंडी सांस लेके रह गईं। कहानी का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में मुलाहिजा कीजिए।